हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 25 जुलाई 2020 के। तो गाइस, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन से ज्वाइन करने की। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। साथ ही आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैब भी आता है हर रोज़ाना, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। तो पहली न्यूज़ है, फार्मा कंपनी सिप्ला कोविड-19 के मरीजों के लिए फाविपिराविर लॉन्च करने के लिए तैयार है। फार्मा कंपनी सिप्ला कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एक एंटीवायरल दवा जिसका नाम है फेविपिराविर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एंटीवायरल दवा फाविपिराविर ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक नैदानिक परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं और इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ने देश में जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की अनुमति ही प्रदान की है। यानी कि ये जो फेविपिराविर है, ये इसका जो इस्तेमाल है ये आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। और शीर्ष सरकारी शोध संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने सिप्ला को इस दवा के विकास के लिए लागत प्रभावी तकनीक हस्तांतरित की है। तो जल्द ही ये जो है फेविपिराविर जो है वो जल्द ही सिप्ला के द्वारा जो है लॉन्च की जाएगी। देखिए, जो भी ड्रग्स न्यूज़ में रही हैं, चाहे वो फेविपिराविर हो, चाहे वो फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, ठीक है, और उसके बाद यूमीफेनोविर हो, ठीक है, कोरोनिल, तो इस तरह के जो भी ड्रग्स या फिर कोई भी दवा जो कोरोना वायरस से संबंधित है वो न्यूज़ में थी, तो आपके लिए वह महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। जल्द ही फार्मा कंपनी सिप्ला कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फाविपिराविर लॉन्च करेगी और भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने देश में फाविपिराविर के पूर्ण उपयोग की अनुमति प्रदान की है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। फटाफट से बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की पूर्ण उपयोग के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है आपातकालीन स्थिति में ही इसका इस्तेमाल किया जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली न्यूज़ देखते हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधन किया गया है और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी तंबाकू उत्पादकों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेटों के अधिसूचित कर दिया है। यानी कि जो नए वार्निंग है, सेट ऑफ वार्निंग्स हैं, उसको जो है जारी कर दिया गया है, उसको अधिसूचित कर दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो है टोबैको का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, उसके लिए एक जो है छोटा सा क्लिप चलाया जाता है। और या फिर आप देखते होंगे कि जो तंबाकू का पैकेट होता है उस पे एक बंदा जो कैंसर से पीड़ित था या फिर जो उसको समस्या हुई उसका एक चित्र वहाँ पे लिखा होता है, एक प्रिंटेड होता है। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों को ये महसूस हो, इनको पता चले, इनको अवेयरनेस हो कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोडक्ट का, उससे कितना नुकसान हो सकता है। इसमें कहा गया है सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में स्वास्थ्य चेतावनी निर्दिष्ट रहे। तो वहां पर उनको इंश्योर करना है, जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तंबाकू के निर्माण में, उत्पादन में या फिर आपूर्ति में, तो उनको देखना है कि पैकेट पे वो जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो है या नहीं है। तो ये चेतावनी, स्वास्थ्य चेतावनी क्या होगी, क्या पैकेट पर लिखवाना होगा कि तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, ठीक है। तो ये जो है पैकेट पे लिखवाना होगा और यह नई चेतावनी 1 दिसंबर 2020 से लागू होगी। तो ये कब से लागू होगी? 1 दिसंबर 2020 से। और जो भी इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा उसको या तो कारावास होगा या जुर्माना भरना पड़ेगा, ये दंडनीय अपराध होगा। तो यहाँ पर जो है हमने बात की
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबल नियम 2008 में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में। तो जो भी अगर कोई, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कोई सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी भाई थोड़ा ध्यान रखिए कि भाई आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसके जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधन किया गया है। इस नियम की नई चेतावनी कब से लागू होगी? 1 दिसंबर 2020, 1 सितंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 1 नवंबर 2020। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कब से ये चेतावनी जारी की जाएगी, लागू होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1 दिसंबर 2020। आगे बढ़ते हैं हम। सीपीसीबी ने कोविड-19 कचरे के निपटान पर नए दिशा निर्देश जो है उनको जारी किया है। सीपीसीबी क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसने कहा है कि कोविड-19 के कचरे को जो है अलग अलग तरीके से जो है इसका डिस्पोजल करना है। तो इसके जो निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं कि सभी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्क और दस्ताने, चाहे वो संक्रमित हो चाहे ना हो, उन्हें बंद करने से पहले कम से कम 72 घंटे के लिए कागज की थैलियों में काटकर रख देना चाहिए। क्वारंटीन केंद्रों और घरों से उत्पन्न सामान्य ठोस अपशिष्ट और बायोमेडिकल अपशिष्ट मिश्रित ना किया जाए, उन्हें अलग से जो है एकत्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो घरों से जो भी वेस्ट निकलता है और जो जहाँ पे डंपिंग एरिया में जाता है तो वहां से फिर जो रैक पिकर्स होते हैं वो पॉलिथीन या फिर जो कूड़े को जो है सेपरेट आउट करते हैं, उन लोग को संक्रमित होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को सोचते हुए या फिर कोई और कोई जानवर आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो क्वारंटाइन केंद्रों से जो उत्पन्न जो भी वेस्ट होता है या फिर जो घरों से वेस्ट होता है उनको अलग अलग जो है करना है, उनको एक साथ मिक्स नहीं करना है। सीपीसीबी ने अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए अक्रमित या गैर डिस्पोजेबल कटलरी के उपयोग की भी सिफारिश की है। और अलगाव कोच यानी कि जो आइसोलेशन कोचेस हैं, जो रेल के कोच को जो कन्वर्ट किया गया था आइसोलेशन कोचेस में, उसमें भी कहा गया है कि कचरे को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक समर्पित बिन का उपयोग करना है उनको। और उसके लिए जो समर्पित बिन होंगे उनको अलग अलग कलर कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि पता रहे कि कौन से डब्बे में किस तरह का कचरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात करें यानी कि सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। सीपीसीबी को वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं। सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979, 1974, 1970, 1971। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए कब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1974। और ये वाटर एक्ट जो है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1974 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। रीवा गांगुली दास को सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। जो वर्तमान में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं, जिनका नाम है रीवा गांगुली दास, उनको विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि सेक्रेटरी ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सुश्री दास 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वह सुश्री विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी, जो इस वर्ष 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है? रीवा गांगुली दास, गीता कुमार, सुब्बलक्ष्मी या फिर कविता सिंह चौहान। बहुत इजी है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रीवा गांगुली दास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की 10वीं बैठक आभासी मोड में संपन्न हुई है और ये जो है इसमें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से
हिस्सा लिया था इस बैठक में। इस बैठक में निम्नलिखित बातों पर गौर किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी देशों से अपने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने और एक प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को खोने से रोकने के लिए विश्वास बनाने का आह्वान किया है कि आपस में जो है विश्वास बना रहे, जो ट्रेड है उसमें पारदर्शिता रहे और भागीदारी जो है, प्रमुख व्यापार भागीदारी जो है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। उन्होंने बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों द्वारा बनाई गई सस्ती कीमतों पर दवाइयों की पहुंच में कई बाधाओं को दूर करने का भी आह्वान किया है। तो क्या होता है कि जो WTO है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक प्रावधान है कि जिसके अंतर्गत जो भी किसी का कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पे उसका राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, IPR राइट्स आपने पढ़े होंगे। तो उसकी वजह से जो सस्ती दरों पे जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं हो सकती हैं अनटिल अनलेस कि कोई जो है एक मतलब उसके जो भी प्रोविजंस हैं उसके तहत जो है वो जल्दी उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। तो भारत ने कहा है कि इसकी वजह से बाधाएं आ सकती हैं सस्ती दर पर कोविड-19 की दवाई उपलब्ध कराने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि इस पे जो है ध्यान देना चाहिए, इस पे जोर देने की बात है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना की दवाइयों में पहुंच में बाधा ना आए, तो इस पे भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है। मुझे फटाफट से बताइए ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहां पर लोकेटेड हैं, जल्दी बताइए। मूल रूप से 2006 में पहले 4 को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसको नाम जो है वो ब्रिक्स रख दिया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में। शंघाई चीन में इसके जो है हेडक्वार्टर्स हैं। और यह देश एक साथ मिलकर 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक GDP, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जनसंख्या पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो मेजर 2 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, आई वुड से कि 3 पॉपुलेटेड जो अच्छी खासी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील, भारत और चीन शामिल है, तो वो ब्रिक्स का हिस्सा है। तो इसीलिए यहाँ पे 42% जनसंख्या जो है मिलकर बनाते हैं पूरे विश्व की। और हम बात करें कि ब्रिक्स का जो बैंक है उस बैंक का नाम क्या है? जो ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक स्टैब्लिश किया गया है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न अगर आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था का है या किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ब्रिक्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिक्स समूह में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ था? रूस, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका? फटाफट से बताइए कौन सा देश जो है सबसे लास्ट में शामिल हुआ था ब्रिक्स में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने पहली बार इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट यानी कि INSET 2020 आयोजित किया। हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत INSET यानी कि इंडिया स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित किया। यह चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये एक तरह की परीक्षा है। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। बात करें हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो ये 2017 में बनी थी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत है ये। और जो भी एग्जाम्स जो कंडक्ट कराने के लिए ये जो NTA एस्टैब्लिश किया गया था, ये एक एजेंसी है जो नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हैं जैसे नीट हुआ, IIT वाले एग्जाम्स हुए, तो उनको कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और NT की जो करंट DG हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं विनीत जोशी। इसमें नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। INSET स्कोर जो स्टडी फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत छात्रवृत्ति के आवंटन के लिए स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में छात्रवृत्ति और प्रवेश के लिए मेधावी छात्रों को स्कॉलिस्टिक करने के लिए एक मानदंड के रूप में काम करेगा। बेसिकली जो लोग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के प्रोग्राम के लिए जो एनरोल कर रहे हैं भारत में, उनको स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो INSET स्कोर के बेसिस पर दी जाएगी।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाले इनसेट क्या है? एक सैटेलाइट है, नई तितली की प्रजाति है, एक पात्रता परीक्षा है, या फिर सुपर कंप्यूटर है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, कमेंट करते रहिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। ये ऑप्शन सही जो इसका सी होगा, एक पात्रता एक परीक्षा है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है वो 2-3 वजह से और न्यूज में था, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक तो मनोदर्पण इनिशिएटिव, मनोदर्पण जो पहल है वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। तो इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए जो है ये मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और ये टीचर्स के लिए भी है मनोदर्पण, और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है सबकी पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ा है, और उन लोग के से बात करने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है चालू किया गया है। एक प्रज्ञता नाम की जो गाइडलाइंस हैं वो इशू हुई थी डिजिटल एजुकेशन पे, कि स्कूल्स में जो छात्र हैं उनको कितने घंटे के लिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे वो ना हो, इसलिए वो प्रज्ञता गाइडलाइंस इशू की गई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। फिर फिट इंडिया टॉक्स, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ मिलकर फिट इंडिया टॉक्स जो है ये पहल शुरू की गई थी। इसमें जो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे मेजर उन्होंने स्कूल के बच्चों से बात की, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा किया और उनको मोटिवेट किया। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर निष्ठा नाम का जो प्रोग्राम है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, टीचर्स के लिए और स्कूल हेड्स के लिए, इसको पहली बार जो है ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए, तो इसलिए भी ये न्यूज में था। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर किया गया था? अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। ये जो गवर्नमेंट का समग्र शिक्षा प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया, इसको कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, क्योंकि 23 जुलाई 1927 में एक निजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में बोलने की शक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी विशिष्टता है। रेडियो एक प्रसारण माध्यम के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्त उदाहरण है। वर्तमान में रेडियो ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का प्रभावी तथा विश्वसनीय माध्यम है। गुग्लिल्मो मार्कोनी जो इटालियन जो इन्वेंटर हैं, उन्होंने 1890 में जो रेडियो को जो है उसका रेडियो का आविष्कार किया था 1890 के दशक में। तो यहाँ पर हमने जाना नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। हर साल किस दिन भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 23 जुलाई। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ये हमने कल डिस्कस किया था। पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया गया। हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश से सेना की 10 शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो सर्व कर रही हैं महिलाएं उनको स्थायी कमीशन दे दिया जाएगा। और इन शाखाओं में आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प में महिला अधिकारियों को पहले ही स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। इसी के साथ सेना में महिला अधिकारियों को सब बड़ी जिम्मेदारी देने का रास्ता खुल गया है। काफी समय से मांग चल रही थी कि जो विमेन हैं उनको भी, जो महिलाएं हैं उनको भी जो परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। और फाइनली जो है इसके लिए भारतीय थल सेना में अब फाइनली एक जो औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि जो भारतीय थल सेना है उसमें महिला अधिकारी भी जो है स्थायी कमीशन प्राप्त कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश के द्वारा सेना की कितनी शाखाओं में
लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा? 7, 3, 8 या फिर 10? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 10। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का लोकार्पण किया है और राष्ट्रीय पास प्रणाली वनोपज के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करती है, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके आने जाने के लिए जो है वो मार्ग को जो है वो साफ रखती है राष्ट्रीय पास प्रणाली जो है। और ये प्रणाली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कथित कंफर्ट ऑफ मूवमेंट का हिस्सा है। लोग अपने मोबाइल फोन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं इस पास के लिए और उनके फोन पर ही ई पास जो है उनको मिल जाएगा और ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट को भी प्रमोट करता है और साथ ही में जो वनोपज है उनके निर्बाध आवागमन में को भी सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि ऐसी जो मेंबर होते हैं जो कोई भी अगर क्या कहते हैं कि अगर कुछ मीटिंग्स हो रही हैं तो उन मीटिंग्स में या डिस्कशंस हो रहे हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वर में और मेंबर होने में ये अंतर होता है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं टॉक्स में, डिस्कशंस में, मीटिंग्स में, परंतु जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान को यहाँ पे ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान व्यापार संगठन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान ने मई में ऑब्जर्वर की स्थिति के लिए एक अनुरोध दायर किया था। पड़ोसी मध्य एशियाई देश काजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन, इसके पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, इधर कजाकिस्तान और इधर ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान ये तीनों जो है ये सब प्रवेश कर चुके हैं और किर्गिस्तान भी कर चुका है प्रवेश। और लेकिन जो उज्बेकिस्तान है वो 1994 के बाद से ही व्यापार संगठन में पद प्राप्ति के लिए जो है बातचीत कर रहा है और तुर्कमेनिस्तान जो है वो शामिल हो चुका है लेकिन वो ऑब्जर्वर की तरह शामिल हुआ है। तुर्कमेनिस्तान की हम बात करें तो एक मध्य एशिया का देश है जो कैस्पियन सागर, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन कैस्पियन सी की, ये इसको यहाँ पर से घिरा हुआ है एक साइड में और दूसरी साइड में काराकुम रेगिस्तान से यह घिरा हुआ है। इसकी राजधानी जो है वो अशगाबाद है और जो मुद्रा है वो तुर्कमेनिस्तान मन्नत है। और हम WTO की अगर हम बात करें तो WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो है ये उसमें आई थी। इसका जो स्थापना है वो 1995 में हुआ था। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। WTO की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। इसके जो मेंबर्स हैं अभी करेंटली इसके जो मेंबर्स हैं वो 164 हैं और इसके जो हेड हैं यानी कि जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? रॉबर्ट एजेवेदो। रॉबर्ट एजेवेदो जो है वो इसके करेंटली हेड हैं WTO के। और क्या भारत WTO का मेंबर है? तो भारत बिल्कुल WTO का मेंबर है। प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन या फिर कतर? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि तुर्कमेनिस्तान। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील हेलोआर्किया नामक रोगाणुओं के कारण गुलाबी हो गई थी। तो अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा था, आई थिंक लास्ट मंथ हमने पढ़ा था कि जो कलर है इसका लोनार झील का वो जो है चेंज हो गया है, वो पिंक हो गया था, गुलाबी हो गया था। और इसका कारण जो है वो बता रहे थे कि जो इसका pH लेवल है उसके बढ़ने के कारण, सैलिनिटी के कारण और क्या कहते हैं जो एल्गे हैं, एल्गी के प्रेजेंट, शैवाल के प्रेजेंस के कारण जो है ये पिंक कलर हुआ है। उसके बाद काफी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे इसके गुलाबी रंग के कारण और फिर जो झील का पानी है उसमें से नमूना जो है एकत्र करके जो नीरी इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है और जो अगरकर अनुसंधान संस्थान है पुणे,
उसमें जांच के लिए भेजा गया था। और अब जो है उन्होंने ये पता लगाया, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो पुणे में स्थित है, कि ये जो कलर है, जो गुलाबी रंग हुआ है, ये प्रेमी, जो नमक प्रेमी एक रोगाणु है, जिसका जो, या फिर कहते हैं उसको हेलो आर्किया, उसकी मात्रा, बड़ी मात्रा में उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो गुलाबी हो गया है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों को यह पिगमेंटेड ड्यूनालियाला शैवाल के कारण लगा था, परंतु बाद में सही कारण समझ आया कि यह हेलो आर्किया रोगाणुओं के कारण हुआ है, जो एक गुलाबी रंग द्रव्य का उत्पादन करता है। तो क्या था कि बारिश की अनुपस्थिति में, बारिश नहीं थी तो, और मानवीय हस्तक्षेप भी नहीं था, तापमान ज्यादा था, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और जो है लवणता जो है वो बढ़ गई, और जो पीएच है उसमें भी वृद्धि हो गई। लवणता और पीएच के बढ़ने से जो हेलोफिलिक या फिर हेलो आर्किया रोगाणु है, इनके विकास की सुविधा प्रदान हुई थी। और अब जब बारिश पड़ रही है तो उसके कारण जो है, जो पीएच है अब उसमें भी कमी आ गई है, जो वहां पर लवणता है उसमें भी कमी आ गई है, और अब जो झील का रंग है अब वो वापस जो उसका ओरिजिनल कलर है उसमें पहुंच रहा है, और साथ ही जो हरे शैवाल हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। साथ ही एक और फैक्ट जो है यहाँ पे आपके लिए है, एक चीज और नोटिस की गई कि कैरोटीनॉइड युक्त भोजन के कारण राजहंस पक्षी का रंग भी गुलाबी या लाल हो गया है। यह बैक्टीरिया जो एक गुलाबी वर्णक का उत्पादन करता है, इन पक्षियों द्वारा निगला जाता है। इस कैरोटीनॉइड युक्त भोजन राजहंस का रंग भी झील के समान लाल या गुलाबी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक न्यूज है जो इससे रिलेटेड है, ये हमने डिस्कस की। आगे चलते हैं हम लोग, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र में लोनार झील हेलो आर्किया नामक रोगाणु के कारण गुलाबी हो गई थी। यह रोगाणु उच्च लवणता में उत्पन्न होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो, दोनों, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।